नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको एक ऐसी डील के बारे में बताएंगे जिससे दुश्मन देश के दिल में धक धक शुरू हो गई है। भारतीय नौसेना को समंदर में ऐसी गन मिलने वाली है जिससे 1 मिनट में 120 गोलियां निकलेंगी। बीएचईएल हरिद्वार के साथ सरकार ने 3000 करोड़ की यह डील की है। इस पर एक विस्फोटक वीडियो कुंजी हमने आपके लिए तैयार की है। फिर पाकिस्तान में खुली आतंक की एक नई ब्रांच की खबर है जिसका नाम है गजवाए हिंद। खुलासा हुआ है कि इस आतंकी संगठन के 50 आतंकी इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन आपको क्यों बहुत सावधान रहने की जरूरत है ये भी बताएंगे। इसके बाद कोलकाता में अमित शाह का 24 वाला शंखनाद, जिसमें ममता बनर्जी के लिए कई ओपन चैलेंज हैं। आज शाह ने कहा कि बंगाल में ममता का समय अब खत्म हो चुका है। उन्होंने सीए पर भी दीदी को एक चुनौती दी। इस पर सियासी चिंगारियों से भरी एक रील आपके लिए तैयार है। बड़ी खबर यह है कि मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। दिल्ली में इस डील पर साइन हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी और कहा कि यूएनएलएफ का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वागत है। चीन में सीक्रेट निमोनिया की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा है कि बच्चों के बाद ये अब बुजुर्गों को भी शिकार बना रहा है। रोज करीब 7000 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कोरोना की तरह चीन इस बार भी कोई बड़ा सच दुनिया से छिपा रहा है। इसरो की सत्ता से जुड़ी 2 बड़ी खबरें। पहली, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल स्पेस में भेजने के लिए इसरो की मदद करेगा। और दूसरी खबर यह कि इसरो स्पेस में खुद का जो स्टेशन बनाएगा, नासा उसमें भी इसरो का सहयोग करने वाला है। टीम इंडिया में हेड कोच का सस्पेंस भी आज खत्म हो गया। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। बीसीसीआई ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने सपोर्टिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाने का फैसला किया है। विक्रम राठौर भी बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे। तो आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करते हैं जिसमें नए भारत की फायर पावर है। भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप का वीडियो बताता है कि भारत किस तरह अपने स्वदेशी हथियारों से तहलका मचा रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में 3000 करोड़ रुपए वाली एक शुभ डील का ट्रेलर। तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी चर्चा कहां कहां हो रही होगी। महंगाई का मारा पाकिस्तान तो इसे देखकर घनघोर चिंता से घिर गया होगा। अब आपको इसकी शक्ति का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। इसके बाद उस डील के बारे में बताएंगे जो भारतीय नौसेना की शक्ति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। इसका नाम है SRGM। पूरा नाम है सुपर रैपिड गन माउंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता है। यह उच्च रेंज में फायरिंग की क्षमता रखता है। यह हर 60 सेकंड में 120 गोले दागने की क्षमता रखता है। मतलब हर सेकंड 2 गोले यह दाग सकता है। मतलब हर सेकंड 2 दुश्मनों को खत्म कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी यह गोले बरसा सकता है। अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत के सुपर गन योद्धा से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन घबराए हुए हैं। आपको हमने एक सुपर रैपिड गन माउंट की ताकत दिखाई। ऐसे 16 और SRGM भारतीय नौसेना को जल्द मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने 16 नए SRGM का करार किया है। बीएचईएल हरिद्वार के साथ 2956 करोड़ रुपए का यह समझौता हुआ है। यह खास तरीके का ऑटो कैनन है, यानी ऑटोमेटिक तोप। इसकी गोलियां आम तोप के गोलों से छोटी हैं, लेकिन बड़ी मशीन गन की गोलियों से बड़ी होती हैं। इसका वजन करीब 1.5 टन होता है। इसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आखिर यह कैसे मिसाइल को मार गिरा सकता है।
समंदर में कुछ इस तरह से एसआरजीएम तैनात होता है, किसी युद्धपोत पर फिटेड रहता है, दनादन गोली की फायरिंग करता है। खास बात यह कि इसकी रेंज में अगर कोई मिसाइल आती है तो उसे भी ये मार गिरा सकता है। एयरक्राफ्ट पर भी फिट होकर टारगेट को तुरंत तबाह करने की ये ताकत रखता है। The present procurement of 16 upgraded SRGM, that is the Super Rapid Gun Mount, is the medium range gun which is employed or fitted on board frontline Indian naval warships, right from the latest of the P-15 Bravo and the P-17 Alpha class of ships, which are being delivered by Mazagon Dock Limited and GRAC. शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो हवाई जहाज, जो फाइटर जहाज है या फिर मिसाइल के द्वारा शिप्स के ऊपर खतरा हो उनको लिए काउंटर आई उनके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होती है। काफ़ी ऑटोमेटेड है, 120 गोले तक फायर हो सकते हैं प्रति मिनट और तकरीबन 20 किलोमीटर तक की रेंज है, जो शॉर्ट रेंज है, यानी कि जैसे पास आता है, पास से कोई खतरा उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है और ये हर शिप पर लग सकती है। Already we have supplied the earlier version to Navy 45 guns, and with this contract we will adding 16 more guns to the firepower of Indian Navy. With this contract we have already achieved 63% of indigenization to this weapon system. तो पिछले कुछ दिनों से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की हरकतों और दुनिया में दो मोर्चों पर चल रहे बड़े युद्ध के देखते हुए भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा शक्ति को बढ़ाया है। नए आधुनिक और घातक हथियारों से खुद को लैस किया है। आपको बताते हैं कि कैसे भारत का फोकस रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को लगातार आधुनिक बना रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की मदद से स्वदेशी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाई गई हैं, जिनमें से 6 भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय सेना ने पूर्णतः स्वदेशी आईएनएस विक्रांत तैयार कर लिया है। सर्वेलेंस सिस्टम पर भी तेजी से काम हो रहा है, विशेषकर उस तरीके की पनडुब्बी प्रणाली जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक पर आधारित हो। इसके अलावा भारत अमेरिका से भी MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के जोजिला दर्रे के निकट अपनी दमदार तोप फोर्स थंडरस्टॉर्म तैनात कर दी है। ये तोप 11,500 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में तैनात की गई है, जो दूर पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को निशाना बनाएगी। सेना की उत्तरी कमान की तोपखाना रेजिमेंट ने लद्दाख की इन पहाड़ियों में अभ्यास भी किया है। इन तैयारियों के अलावा एक और खास तैयारी जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रही है। यहां पर टारगेट है वो घुसपैठिए जो पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल होने में जुटे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है। दिन रात लगातार गश्त की जा रही है। सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए जवानों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिसकी रेंज और शक्ति साधारण हथियारों से कहीं ज्यादा है। इनके नाम है RPG-7 यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स, इंसास 600 मीटर, AK-103, AX-95, MP-5 सबमशीन गन। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। हालांकि जवानों के पास पहले से भी AK-47 जैसे घातक हथियार थे, लेकिन घुसपैठियों की बढ़ती साजिश को देखते हुए भारतीय सेना ने कुपवाड़ा सेक्टर में एक्स्ट्रा अलर्ट किया है अपने को। आपको बता दें कि इस साल जम्मू कश्मीर में हुई 28 मुठभेड़ों में 53 घुसपैठिए मारे गए। घुसपैठ की 11 कोशिशें नाकाम की गईं। सिर्फ कुपवाड़ा सेक्टर में 26 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह सरहद पर खासतौर पर घुसपैठ के प्रयास लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके चलते कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सुरक्षा विजिल को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले में लगातार पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। इस साल अभी तक 53 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए मारा गया है, करीबन 28 मुठभेड़ों में, जिसमें
सबसे ज्यादा आंकड़े कुपवाड़ा सेक्टर से ही देखने को मिले हैं, जिसमें करीबन 11 मुठभेड़ों में 26 आतंकियों को इस पूरे सेक्टर में मारा गया है। आधुनिक हथियार जो है वो जवानों को दिए गए हैं, पेट्रोलिंग का हिस्सा बनाया गया है। ऑटोमेटिक राइफल से लेकर इंसैन राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और कई जो राइफल्स हैं वो जवानों को दिए गए हैं ताकि उनको और मजबूत और सक्षम किया जाए और वक्त पर किसी भी घुसपैठी को जो है वहीं पर ढेर किया जाए। अब सत्ता में हम आपको पाकिस्तानी आतंकवादियों की नई ब्रांच के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के नाम आते रहे हैं, लेकिन अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को नए पाकिस्तानी आतंकी संगठन के बारे में पता चला है। इसका नाम है गजवा-ए-हिंद और इस संगठन के 50 छुपे हुए आतंकवादी एक आम आदमी की तरह भारत के बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। हो सकता है कोई इनमें से आपका पड़ोसी हो या आपके मोहल्ले में रहता हो। वैसे गजवा-ए-हिंद शब्द आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि यह आतंकी संगठनों का सबसे प्रिय शब्द है। पाकिस्तान के आतंकवादी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के वक्त इसी शब्द का जाप करते हैं और जब सोते हैं तो इसी शब्द से जुड़े हुए सपने भी देखते रहते हैं, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध। गजवा-ए-हिंद आतंकी संगठन के जो 50 आतंकवादी भारत के शहरों में घात लगाकर बैठे हैं, उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं से बस एक कमांड का इंतजार है। ये सारी बातें देश के लिए चिंताजनक हैं, लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी बात भी हुई है और वो ये कि भारत की खुफिया एजेंसियों को गजवा-ए-हिंद आतंकी संगठन के इरादों का पता चल चुका है। आपको बताते हैं कि आखिर गजवा-ए-हिंद की कुंडली भारतीय एजेंसियों के हाथ में लगी कैसे। कुछ वक्त पहले पटना से मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को पकड़ा गया था। उस वक्त गजवा-ए-हिंद नाम का यह शब्द बहुत ट्रेंड हुआ था। उसी ताहिर से एनआईए ने पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसी के बाद एनआईए ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश, केरल, यूपी और गुजरात में रेड की। एनआईए ने मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और केरल के कोझिकोड में छापा मारा, जिसमें आपत्तिजनक कागजात और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। रेड के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ कि कैसे गजवा-ए-हिंद आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर भारत में एक्टिव है और अपने कमांडर के इशारे पर काम कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त 6 राज्यों में गजवा-ए-हिंद आतंकी संगठन के 50 आतंकी मौजूद हैं। गजवा-ए-हिंद के ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर के संपर्क में हैं। ये भी पता चला है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच ये बातचीत एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की जा रही है, जिसमें देश से जुड़ी कई अहम जानकारी और कुछ फोटो भी शेयर किए गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से बम बनाने के लिए टेरर फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। अब चिंता की बात यह है कि ये आतंकी स्लीपर सेल के रूप में देश के अंदर एक्टिव हैं, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखती हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं। बस इनके इरादे आम नहीं होते, इसलिए मुमकिन है इनमें से कोई आतंकी आपके आसपास भी रह रहा हो। आप न्यूज मित्रों के मन में एक ये भी सवाल होगा कि जिस गजवा-ए-हिंद के नाम पर आतंकवादियों का दिल तेजी से धक धक करता है, जो गजवा-ए-हिंद शब्द भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है? दरअसल गजवा एक अरबी शब्द है जिसे गजावत भी कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है युद्ध। इसमें हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है। इस तरह गजवा-ए-हिंद का हिंदी में मतलब होता है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत, जिसका मकसद है इस्लाम का विस्तार करना। गजवा-ए-हिंद कट्टरपंथी सोच से उपजा एक विचार है, जिसे दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने हाथों हाथ लिया है और इसे अपना सूत्र वाक्य बनाया है। नए नए आतंकी संगठन अपनी शाखाएं खोलते हैं, जन्नत के सपने दिखाकर उनमें आतंकवादियों की भर्ती होती है, लेकिन सबका एजेंडा सिर्फ एक है, गजवा-ए-हिंद, जिसके बारे में बात करते ही आतंकी संगठन जोश से भर उठते हैं। गजवा-ए-हिंद के स्लीपर सेल के जो 50 आतंकी इस वक्त देश में एक्टिव हैं और पाकिस्तान से अपने कमांडर के एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये आतंकी किसी शहर में दंगे भड़का सकते हैं, किसी बड़े शख्स की जान लेकर माहौल खराब कर सकते हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकवादियों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपनी जान देने से भी नहीं चूकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ये कोई धमाका करें, कोई गोली चलाएं या फिर हमला करें। ये फेक न्यूज फैलाकर भी समाज में द्वेष फैला सकते हैं।
यानी ऐसे कई तरीके हैं जिससे ये देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गजवाए हिंद के 50 आतंकी कैसे इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में एक साइलेंट बॉम्ब बनकर घूम रहे हैं और कैसे इनकी पहचान करना खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है, इस पर आपको एक रील भी दिखा देते हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन गजवाए हिंद देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जिसको लेकर देश भर की तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA देश भर की तमाम राज्य पुलिस और इसके अलावा जांच एजेंसियों के साथ मिलकर गजवाए हिंद की कमर तोड़ने में लगी है। ये संगठन अब बना है। अब इस संगठन का जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मरहूम अहमद पटना से गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि वो एक ग्रुप का एडमिन है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताया जाता है कि बम कैसे बनाए जाए, टेरर फंडिंग कैसे इकट्ठा की जाए, उसके संबंध बाहरी देशों से भी हैं। दरअसल इस गजवाए हिंद का जो कमांडर है वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में करीब ऐसे 50 स्लीपर सेल हैं जिनके लगातार संपर्क में है और उन्हें लगातार उन्हें रेडिकलाइज कर रहा है कि हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सके। स्लीपिंग सेल है, उन स्लीपिंग सेल की हिमायती है, उन हिमायतियों को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स हैं और जो वो लीडर्स हैं उनके साथ में क्षमा, सहनशीलता या करुणा, प्रेम क्यों दिखाया जाता है। और अब इस खबर पर नजरिया 9। आज की तारीख में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के नक्शे पर बहुत से मुल्कों के लिए सिरदर्द के रूप में जीवित है। जरा सोचिए, जहां महंगाई दर 40% से ज्यादा है, गली नुक्कड़ पर आटे और पेट्रोल के दाम चर्चा और छीना झपटी का विषय बने हुए हैं, वो देश जो चीन, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, मदद की भीख मांगता है और IMF के सामने रो रो कर डॉलर झटकता है, वही देश सपने देखता है गजवाए हिंद के, सपने देखता है भारत के खिलाफ युद्ध जीतने के, सपने देखता है भारत की बर्बादी के। पाकिस्तान का 24 घंटे का एक ही एजेंडा है और वो है भारत को नुकसान पहुंचे, भारत बर्बाद हो जाए और पाकिस्तान की ये नफरत ही उसे मिट्टी में मिला देगी, ये भी तय बात है। सत्ता में बात चुनावी सत्ता की, जिसमें एक तरफ तो 5 राज्यों में नतीजों का इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में कल तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। यहां चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल वोटिंग के बाद हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएंगे। लेकिन आज की खबर हैदराबाद से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता से आई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, तो ममता बनर्जी भी अमित शाह से दो हाथ करने के लिए खुद मैदान में उतर गई। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में अमित शाह कोलकाता में विक्टोरिया हाउस के सामने धर्मतला मैदान से ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ममता बनर्जी काले कपड़े पहने अपने मंत्रियों, विधायकों के साथ अमित शाह से हिसाब मांग रही हैं। कोलकाता में आज जो हुआ उस पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। आज की ये 2 तस्वीरें 2024 में होने वाले राजनीतिक युद्ध का छोटा सा लेकिन विस्फोटक ट्रेलर है, इसलिए हमने आज की कुंजी इन दोनों तस्वीरों के इर्द गिर्द ही तैयार की है, जिससे आपको नवंबर की सर्दी में चुनावी तापमान की जानकारी हो जाएगी। लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह की उस रैली से जिसे 2024 के चुनावी दंगल की शुरुआत माना जा रहा है। कोलकाता में बीजेपी के हजारों समर्थकों से भरे मैदान में आज अमित शाह खूब बोले। उन्होंने ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले किए। अमित शाह के 24 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी मोटे तौर पर यही 3 नाम निशाने पर रहे। कांग्रेस और लेफ्ट का नाम 1-2 बार ही आया। अमित शाह के भाषण में ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, सीए और बंगाल की बर्बादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और ये शब्द राजनीति में ट्रेंड करते रहते हैं। लेकिन अमित शाह इतने पर नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में दीदी का समय खत्म हो चुका है। टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। यहां राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा है और घुसपैठ ही मुख्य मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बंगाल कभी रविंद्र संगीत सुनता था अब बम की आवाजें सुनता है। अमित शाह के हमले का जवाब टीएमसी ने धरने से दिया।
सेंट्रल फंड देने में भेदभाव का आरोप लगाकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर धरना दिया। ममता बनर्जी को छोड़कर सभी विधायक और मंत्रियों ने काले कपड़े पहने थे, जबकि ममता बनर्जी सफेद साड़ी में थी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों को दिए जाने वाले फंड से पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं दे रही। वैसे कोलकाता में बीजेपी ने जो आज रैली की उसे प्रतिवाद सभा यानी विरोधी सभा का नाम दिया था। इस रैली के लिए पूरे बंगाल में कोलकाता चलो का नारा दिया गया था। इस रैली के आयोजन पर भी काफी विवाद हो चुका है, इसके डिटेल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह के भाषण और ममता बनर्जी के धरने पर आधारित सत्ता की ये छोटी लेकिन तीखी रील देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुक्ति दीजिए, प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, इस तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं। पश्चिम बंगाल में आतंकी फैलाने के लिए ये अमित शाह यहाँ पर आया है। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती, लाल भाई और तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर। अमित शाह जी তিনি সমস্ত ভাবে একটা দ্বিচারিতায় ভরা ফ্লপ মিটিংয়ে তিনি অংশ নিয়ে গিয়েছেন। এর কোনো প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতে পড়বে না, যতবার আসবে ওরা ততবার হারবে। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर रही है, मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर 5 साल से इनको कुछ याद नहीं आया सीएए का और ठंडे बस्ते में था वो। अब जैसे लोकसभा का चुनाव सामने आया तो उनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। गृह मंत्री भी उसको भजाना चाहते हैं। अमित शाह ने कोलकाता के जिस मैदान से आज ममता बनर्जी पर अपने राजनीतिक अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया, उसकी इजाजत के लिए पुलिस से लेकर कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ा। दरअसल कोलकाता पुलिस ने अमित शाह की रैली को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोलकाता पुलिस इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने का तर्क दे रही थी। इसके विरोध में बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट गई, जहां सिंगल जज की बेंच ने रैली को इजाजत दे दी। इसके खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में चली गई, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी की सरकार को नाकामी मिली और अमित शाह की रैली को इजाजत मिल गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट हैं। 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती थी, 22 सीट टीएमसी को मिली थी। इस बार बीजेपी ने 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 विधानसभा सीट मिली थी और बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। कुल मिलाकर आज की रैली के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। दोनों तरफ से खूब राजनीतिक हमले हो रहे हैं। और अब सत्ता में बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जहां दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध विराम है, लेकिन वॉर जोन से जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस युद्ध के और भी भयानक होने की चिंगारियां हैं। पहली चिंगारी उस जगह पर भड़क रही है जहां युद्ध विराम है, मतलब गाजा पट्टी। युद्ध विराम के बीच भी कई शहरों से इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहे हैं कि इधर युद्ध विराम थमेगा और गाजा में फिर से बारूद बरसेगा। दूसरी चिंगारी है वेस्ट बैंक का जेनिन, जिस तरफ युद्ध शिफ्ट होता अब दिखाई दे रहा है। आज जेनिन में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला, हमास के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तीसरी चिंगारी है अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध विराम की वकालत कर रहा है, दूसरी ओर इजराइल में नए नए हथियार भेज रहा है। चौथी चिंगारी है हुती विद्रोही। हमास और हिजबुल्लाह की बम शांति के बीच हुती विद्रोहियों की वीडियो क्रांति चल रही है। हुती विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर इजराइल को खुलेआम धमकाया है। तो पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा भड़की हुई है, उसका नाम है जेनिन। इजराइल को शक है कि वेस्ट बैंक के जेनिन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने जेनिन कैंप में हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। अल-दब्स में हमास के बेस को बर्बाद कर दिया है। विस्फोटक के जरिए हमास की इमारतों को जमीन दोज कर दिया है। आईडीएफ ने
1100 सैनिकों के साथ हमला किया था। इसके अलावा जेनिन में इजरायली बुलडोजर का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जेनिन पर 7 इजरायली बुलडोजर्स ने एक साथ हमला किया। मतलब ये कि पूरा युद्ध अब जेनिन की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल की सेना ने जेनिन को चारों तरफ से घेर लिया है। सारे चेक पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। स्नाइपर्स ने छतों पर मोर्चा संभाल लिया है। रिफ्यूजी कैंप में घुसकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, वेस्ट बैंक के उत्तर में जेनिन शहर है जो फिलिस्तीन प्रशासन के अधीन है। ये वेस्ट बैंक की पहाड़ी पर एक छोटा सा शहर है। जेनिन शरणार्थी शिविर में करीब 14,000 लोग इस वक्त मौजूद हैं। और अब बात करते हैं उस युद्ध विराम की जहां कुछ इलाकों में बारूदी शोर देखने को मिल रहा है। उत्तरी गाजा में हमास की तरफ से आईडीएफ पर हमला किया गया। 2 इलाकों में इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग हुई। इजरायली सेना पर आईडी का अटैक भी किया गया, ये उसका दावा है। आईडीएफ ने हमास पर हमले का आरोप लगाया, जबकि हमास का कहना है कि हम तब तक सीजफायर मान रहे हैं जब तक इजराइल इसे मान रहा है। इस बीच कूटनीतिक तैयारियां भी तेज हैं। CIA और मोसाद के बीच कतर में सीक्रेट मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इजराइल गाजा में सीजफायर को और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। अमेरिका इजराइल को मनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। सामने जो आपको इलाका दिख रहा है ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक का पहला शहर जेनिन, और हम अभी इजराइल के आखिरी छोर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो रास्ता है ये सीधा आपको वेस्ट बैंक लेकर जाता है, मतलब फिलिस्तीन आपको लेकर जाता है। सामने की पहाड़ियां और पहाड़ियों पर बने घर, ये सब फिलिस्तीन का इलाका है और ये वेस्ट बैंक का पहला शहर जेनिन है। अब देखिए आपको ये बॉर्डर पोस्ट नजर आएगी। यहां से आप सामने देखेंगे ये तमाम बोर्ड्स आपको तस्दीक करेंगे कि आप बॉर्डर के आखिरी छोर पर हैं। ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर हम पहले जा चुके हैं। हमें बॉर्डर पर ये कहा गया है कि आप यहाँ उतर नहीं सकते हैं गाड़ी से, आप यहाँ शूट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ शूट करने का मतलब ये है कि आपको शूट कर दिया जाएगा। פה זה אזרחים שמגינים על טרוריסטים. ואת זה אנחנו נחשוף לעולם ביתר שאת, כי צריך להבין מול מה אנחנו עומדים. אנחנו מחויבים להשלים את המשימות שלנו, שחרור כל החטופים, חיסול ארגון הטרור הזה מעל הקרקע, מתחת לקרקע, וכמובן להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. Against Hamas is a comprehensive all-out war until a full victory, and it includes all Hamas operatives from the very senior ones to the very lowest level ones. For me, there is no difference between a terrorist with AK-47 and fatigues and a terrorist who wears a 3-piece suit and travels elsewhere in the world. तो एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम की बात कर रहा है, दूसरी ओर इजराइल को हथियार वाली मदद भी दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की सेना को अमेरिका से नए छोटे हथियार मिलने वाले हैं जो जमीनी युद्ध में ज्यादा कारगर साबित होंगे। अमेरिका कंधे से फायर करने वाली 2 मिसाइल भेज रहा है। दावा है इससे इजराइल की सेना को सुरंग में मौजूद हमास के ठिकानों को खत्म करने में आसानी होगी। और अब बात करते हैं हूती विद्रोहियों की नई हिमाकत की, जिसके वीडियो सबूत सामने आए हैं। समंदर में ईरान के वॉरशिप उतारने के बाद अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को ललकारते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है। मिडिल ईस्ट के समंदर में हूती विद्रोही किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं उसका ये वीडियो है। और अब बात कर लेते हैं अपराध की सत्ता की, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां लगातार ट्रेंड कर रही हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण। पहला कारण पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर के बाहर जमकर गोलीबारी, और जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। दूसरा बड़ा कारण है इस हमले के बाद एक्टर सलमान खान का नाम आना। लॉरेंस बिश्नोई ने गिप्पी ग्रेवाल को धमकी देते हुए कहा कि अब तुम्हें तुम्हारा भाई सलमान खान बचाने आए।
दरअसल एक्टर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में है। पहले भी वो सलमान खान पर हमले की कोशिश कर चुका है और समय समय पर धमकी देता रहा है। दरअसल 2 दिन पहले कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई। इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट करके गिप्पी ग्रेवाल और सलमान खान दोनों को धमकी दी गई। इस पोस्ट में जो लिखा गया उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तुम सलमान खान को भाई मानते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आपका भाई आए और आपको बचाए। ये मैसेज सलमान खान के लिए भी है। इस भ्रम में ना रहें कि दाऊद बचाएगा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर तुम्हारे रिएक्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति था और उसके आपराधिक संबंध कैसे थे। तुम अब हमारे रडार पर आ गए हो। इसे एक ट्रेलर समझो, पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। जिस देश में चाहे भाग जाओ, लेकिन याद रखो, मौत के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, ये बिन बुलाए आती है। तो आपको बता दें कि धमकी वाला पोस्ट भारत से बाहर किसी दूसरे देश से पोस्ट किया गया था। इस सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि लॉरेंस गैंग ने काफी क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है। वो बड़े चुटीले और फिल्मी डायलॉग के अंदाज में धमकी दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धमकी देने वाले को हिंदी फिल्मों के डायलॉग काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि इस पोस्ट के बाद गिप्पी ग्रेवाल ने बयान जारी करके कहा कि उनकी सलमान खान से कोई दोस्ती नहीं है और इसका गुस्सा उन पर कैसे निकाला जा रहा है। उनकी सलमान से मुलाकात मौजा ही मौजा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुई थी, क्योंकि फिल्म के मेकर ने उन्हें वहां बुलाया था और उससे पहले उनकी मुलाकात सलमान से बिग बॉस के सेट पर हुई थी। सिंगर गिप्पी ग्रेवाल सलमान से रिश्तों को लेकर सफाई दे रहे हैं, जबकि मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा की रिव्यू मीटिंग की। हालांकि इस धमकी पर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा को कड़ी रखने की बात कही गई है। ताजा धमकी से पहले इस वर्ष मार्च में सलमान खान को बिश्नोई गैंग ने धमकी भरा मेल भेजा था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। हमेशा उनके साथ 11 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। वैसे तो सलमान खान का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉरेंस गैंग का आरोप है कि 1998 में सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। तभी से बिश्नोई समाज उनका विरोध करने लगा था, उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने लगा था। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जंबाजी उर्फ जंबेश्वर का अवतार मानता है और इनकी हत्या का बदला लेने के लिए सलमान पर हमले की बात कहता रहता है। वैसे सलमान खान को एक नहीं कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। 18 मार्च 2022 को सलमान के मैनेजर को गोल्डी बरार की तरफ से मेल भेजकर धमकी दी गई थी। इससे पहले 2020 में लॉरेंस के शार्प शूटर राहुल को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन वो इसे अंजाम नहीं दे पाया। 2019 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी संपत नेहरा के साथ सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से गैंगस्टर ने सलमान पर हमले को टाल दिया था। 2018 अप्रैल में सलमान खान के वकील को जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता के न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।